उतने कम है खैर, पर कर लेना एक बार तो एनसीईआरटी निपटा लेना स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, शायद मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चंस दिए थे। वेक्टर को हम ये वेक्टर बेस्ड, वेक्टर नहीं सॉरी 3D के ही क्वेश्चंस थे और लाइन के पे बेस्ड क्वेश्चंस थे ये। फटाफट देख लेते क्योंकि फिर हम स्टार्ट करेंगे प्लेन। हमें प्लेन स्टार्ट करना है आज और इस वीक में प्लेन हमारा खत्म हो जाएगा, ताकि फिर उसके बाद बचेगा हमारा प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फिर खत्म करेंगे, जितना हो सकेगा उतना करेंगे, फिर दिवाली के बाद देख लेंगे जो भी रहेगा। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ पीएनसी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि दिवाली में सबसे पहले पीएनसी वाइंड अप करना पूरा। मैं खैर तुम्हें ऑर्डर बता दूंगा उधर, जब नियर बाय वेकेशन आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से टॉपिक पहले हमें पिकअप करने हैं। ठीक है, और किस तरीके से करने हैं। 2-3 प्लानिंग दूंगा, कर लोगे तो अच्छा रहेगा भाई, क्योंकि तुम्हारा जो ईयर चेंजिंग टाइम होगा एक, वो होगा दिवाली का टाइम, दिवाली का वेकेशन। वो ईयर चेंज कर सकता है, ईयर नहीं पूरे 2 साल, हो सकता है पूरी लाइफ ही बदल दे। बस उस टाइम को यूटिलाइज कर लेना है अच्छे से, तो सब कुछ पॉसिबल है। और अगर उस समय एंजॉयमेंट कर लिया फिर कोई नहीं, लाइफ टाइम एंजॉय करना, और क्या है, फिर कुछ रहेगा ही नहीं कुछ और करने के लिए। करेंगे खैर डिस्कशन, वो तो बाद में। हम अभी अपन फटाफट आज बहुत सारा पढ़ना है हमें, हम खत्म करते एक एक करके। थ्योरी है, अगर तुमने देखा होगा वेक्टर 3D में, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी। एक एक बार बस वैरायटी पता चल जाए फिर तो क्वेश्चंस तो ढेर बन जाते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, राइट, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब इक्वेशन निकालनी है लाइन की हमें, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। हमने समझा भी था इस क्वेश्चन को कि ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, स्क्यू लाइंस है। एंड यू कैन इवन चेक आल्सो कि स्क्यू लाइंस है कि नहीं। दोनों पॉइंट का डिफरेंस A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हमने पिछले क्लास में समझा था कि नहीं, कोप्लानर लाइंस, स्क्यू लाइंस, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल लाइंस, इन सब की कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक तो स्क्यू लाइंस की कंडीशन और एक कोप्लानर या इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन, को याद रखना है। ठीक है, एक स्क्यू में नॉट इक्वल टू 0 होता है, बाकी में इक्वल टू 0 होता है। चलो खैर, ये दोनों से लाइन से परपेंडिकुलर और एक कोई पॉइंट से पास हो रही है 1, 2, -4। देखा जाए तो लाइन की इक्वेशन निकालनी अगर हमें 3D पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें सिर्फ इस लाइन पे एक और पॉइंट चाहिए या dr चाहिए। अब मैं dr लूंगा, एक पॉइंट नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट dr सोचूंगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री दिख रहे हैं तो फिर जब भी 90 डिग्री दिखे, दिमाग पे नहीं सो जोर लगाना है, जब भी 90 डिग्री दिखे, हाँ M1 M2 वाला तुम्हारा नहीं है वो, M1 डॉट M2, अरे कोई भी चीज लो, दो डॉट प्रोडक्ट ठीक है डॉट प्रोडक्ट 0। ओके, तो इस लाइन के तो ABC हम बोल देते हैं। एक ये लाइन मान लेते हैं, इसके कितने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ये अच्छा है, कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है। 3 - 16 और 17। अटेम्प्ट किया कि नहीं ये क्वेश्चन? बन गया? 3, 8 और -5। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन रहे हो ना? यस सर। चलो, तो जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसके dr तो मैंने ABC बोल दिए, और जो दो लाइन तुम्हें गिवन है उसके dr लिख लिए मैंने। 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, तो चलो लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट 0, पहले इस लाइन के साथ लगा देते हैं। तो 3a + 8b - 5c इज इक्वल टू 0, यही होगा। मैं बताऊंगा सब बताऊंगा। ओके, अभी पर वो हीट सामने दिख रहा है तो याद भी वही आया मुझे। ठीक है, तो फिर अभी पहले वही लगा के देखते हैं। इधर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके dr ये रहे 3a - 16b + 7c = 0। वी आर सेइंग हियर मेथड नंबर 1। ओके, चलो ये हो गया। बाकी वेक्टर कॉन्सेप्ट से देखेंगे, अगर इजीली हो जाएगा तो लगा देंगे, कोई एप्लीकेशन होगा। ये दो आ गया, बस यही दो कंडीशन मिलेगी ना डीआर में। तो क्या दो कंडीशन से तुम एबीसी निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए, वी डोंट नीड क्या, एग्जैक्ट वैल्यूज। एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यूज हमें नहीं चाहिए,
एबीसी के एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ रेशियो चाहिए। और अगर इस टाइप से कभी तुम्हारे सामने दो इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे, मान लो कभी आ जाती है ऐसी टाइप की दो इक्वेशन, तो हाउ टू सॉल्व, इसलिए ये वाली मेथड से मैं बता रहा हूं। दो मेथड से मतलब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अब दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, बट हमें रेशियो निकालना है क्योंकि एबीसी इज नथिंग बट अ रेशियो। तो हम निकाल सकते हैं कैसे? मेथड 1, किसी भी एक को क्या मान लो, हमने ये चीज समझी थी डिटरमिनेंट चैप्टर में। अज्यूम एनी वन से a इक्वल टू k। अब b को भी k की टर्म्स में लाओ और c को भी किसकी टर्म्स में लाओ? k की टर्म्स में, तो फिर रेशियो तो निकल ही जाएगा ना। पर ये कभी कभार थोड़ा सा टिपिकल होता है। मेथड 2 देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम जनरल टाइप की मेथड समझ रहे हैं जिसमें कैसे भी इक्वेशन देते हैं। पहला तो वही सॉल्विंग, ऐड, सब्ट्रैक्ट, जो करना है वो करो, ठीक है। मेथड 2 और जनरलाइज मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझना बहुत अच्छे से, क्योंकि इस टाइप की सिचुएशन कई बार अराइज हो सकती है जब तुम टेक्स्ट बुक भी सॉल्व करोगे। इक्वेशंस दो मिल जाएगी और एबीसी निकालना है। सबसे पहले लिखोगे ए, इक्वल टू में लिखोगे बी, और फिर इक्वल टू में लिखोगे सी। अपॉन अपॉन अपॉन, इतना याद हो जाएगा? कोई डाउट? कैसे लिखते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, किसी को याद है? नीचे आता था b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 और a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे ही कुछ होता था ना। बस वैसे ही। सर कैसे क्लिक करा? एबीसी को थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की तरह देखो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन कांस्टेंट अपॉन ऐसे ही तो लिखते थे, अगर 10th याद है थोड़ा बहुत तो। अब b1 c2 ये सब है क्या? तो ये है मेरा a1 b1, c का कोएफिशिएंट c1, दूसरे का ये a2 b2 c2। मेरे ख्याल से अब तो तुम कर सकते हो शायद कैलकुलेशन, देखो तुम्हारे से मैच करेगा आंसर। देखते हैं, a अपॉन b1 कितना है? ये स्कूल में भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। 10th पढ़ के ही सब 12वीं में आए हो तुम, और टीचर भी। चलो b1 c2, 8 इंटू 7 कितना हो गया? 56, माइनस b2 c1 बोलो, माइनस 16 इंटू माइनस 5, विथ साइन लेना है अपन को, तो 80 पर बीच में माइनस है और वो ऊपर वाला माइनस माइनस प्लस हो गया। c1 a2 माइनस c2 a1। अब c1 कितना है भाई? -5। a2 कितना है? 3, तो -5 इंटू 3 -15। a2 c1 c1 a2 माइनस a1 c2 a1। चलो 7 इंटू 3 21, पर बीच में माइनस है। a1 b2 16 इंटू 3 48, -48 माइनस a2 b1 3 इंटू 8 24, पर बीच में माइनस साइन, ये हो गया। तो अब a अपॉन कितना है? 56 माइनस 80 -24 माइनस 36 माइनस 72। रेशियो है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस तो सब उड़ गए, किसी से जा रहा है क्या? 8 से जा रहा है 3, अच्छा 12 से ये पूरा चला गया 2। क्या यही आए थे तुम्हारे भी डी जब तुमने सॉल्व कर रहे थे? तो क्या ये टेक्निक समझ में आई? किसी भी क्वेश्चन में अपन कर सकते हैं इस टाइप। सभी मेथड्स बताते जा रहा हूं मैं, अभी शुरुआत हुई है। इस क्वेश्चन में बस सॉल्विंग सिखानी है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने। ये हो गया। मेथड 2 समझ में आया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। चलो मेथड 3 पे आते हैं। अब मेथड 3 क्या है कि जब भी इस टाइप से तुम्हारे सामने दो इक्वेशन आए, ठीक है, थोड़ा सा अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो ये जो नीचे की टर्म्स जो अपन देख रहे हैं, ये शायद डिटर्मिनेंट में भी आते हैं। अगर तुमने डिटर्मिनेंट टेक्निक देखी हो तो किसके डिटर्मिनेंट में इस टाइप की टर्म्स आती है, तो जरा समझते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से। मैं फिर से वही दोनों इक्वेशन लिखूंगा, एक बार मुझे बताते जाना क्या है। एक तो 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0। एक और बोलो
माइनस 16b प्लस 7c इक्वल टू 0। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूँ कि इस टाइप से कभी दो इक्वेशन तुम्हारे सामने आ जाए तो हम कैसे एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। इधर हमने अभी देखा कि डिटरमिनेंट से रिलेटेड ही है। ये क्यों कर रहा हूं वो मेथड 4 में पता चलेगा जब तुम्हारी मेथड से मैं मैच करूंगा। जो एबीसी के कोफिशिएंट है वो आईजेके के नीचे लिखते जाओ। एक पर्टिकुलर कोई सा भी एक ले लो, पहले फर्स्ट वाले ही लिख लेते हैं विद साइन 3 8 -5 3 -16 और 7। इससे जो आईजेके के कोएफिशिएंट आएंगे वही मेरे एबीसी के रेशियो रहेंगे। क्या ये आसान है? शायद ये और आसान हो गया, पर अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो ये भी टेक्निक है ऊपर वाला। चलो कितना आ रहा है जल्दी फटाफट सॉल्व करो। 24 में से समझ लो ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप की तरह चलेगा। ये इस इक्विवेलेंट टू इस टाइप से कोफिशिएंट लिख लिए। कितना आ रहा है? 24 आई कैप 36 जे कैप 72 के कैप, यही आ रहा है। ठीक है, अब therefore A B C 24 36 और 72 सेम रेशियो में रहेंगे। इक्वल भी बोल सकते हैं अपन या रेशियो भी बोल सकते हैं, वो तो रेशियो ही है। या इसी को क्या लिख सकते हैं? कितना है ये? 6 ये हो गया। therefore A is to B is to C proportional to 2 is to 3 is to 6। या यही मान सकते हो 2 3 6 की वैल्यू मान सकते हो एबीसी की। क्या अच्छा वो तीनों माइनस आ रहे हैं एक्सपांड करके आईजेके को लेते हुए। तो फिर तुमने हाँ क्यों बोला? सब माइनस आ रहा ये हो गया, ये तीनों माइनस ही आ रहे हैं ना। तो फिर अपन उसको सिंपलीफाई करके फिर सेम लाएंगे, पर जो आया पहले वो लिखो। ये आ गया, समझ में आ गया? क्या ये मेथड समझ में आती है? ठीक है, अब मेथड नंबर 4। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कैसे दो इक्वेशन बट 3 वेरिएबल बट वो डीआर है इसलिए सॉल्व हो सकते हैं? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं ये सॉल्विंग तो अभी अपन ने देखी, ये वाली टाइप की ये सॉल्विंग की टेक्निक थी। अब क्वेश्चन के सॉल्विंग की टेक्निक देख रहे हैं अपन। मेथड 1 देखा ही था अपन ने, मेथड 2 उसी में वो टेक्निक आ जाएगी। और यहाँ तुम्हें दिख भी रहा है जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि एक कोई फिर से फिगर बने, इस क्यू लाइन से अलग अलग। ये लाइन जो है जिसके मुझे डीआर नहीं पता है, ठीक है, इस लाइन के मान लेते हैं A1 B1 C1, इस लाइन के मान लेते हैं A2 B2 और C2। ठीक है, it is equivalent to A1 vector, it is equivalent to A2 vector and this is equivalent to जिसके निकालने हैं A vector। ओके, जरा मुझे बताओ ये एक ऐसी डायरेक्शन है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी? यस और नो? बिल्कुल होगी परपेंडिकुलर, और ये स्क्यू लाइन है। तो अगर ये लाइन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ये स्क्यू लाइन से पैरेलल है नहीं, तो क्या अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो A1 क्रॉस A2 ही होगा? शायद तुमने पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे कौन सी डायरेक्शन मिलती है? अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो शायद डायरेक्ट ही इससे एबीसी निकल जाएंगे डायरेक्ट, और शायद वही तो हमने लिखा है यहाँ पे। अरे ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये पूरा वही तो है उनके डीआर। सेम कॉन्सेप्ट। नाउ डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता ही है, तो मैं A is to B is to C मिल जाएगा। कितना कितना आएगा? ABC डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 is to 3 is to 6, 2 is to 3 is to 6 वही आएगा। देख लो वो नंबर आएगा वैसे तो बड़ा सा -24, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि वो एक रेशियो है।
तो ये तो डायरेक्ट, अगर तुम्हें वेक्टर अच्छे से आ गया है तो हम डायरेक्ट डिकोड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इसलिए तो हमने बोला कि हमें पता होना चाहिए ए क्रॉस बी मतलब क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस विथ सी क्रॉस डी मतलब क्या, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है और बाकी सब स्केलर्स हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट विथ सी क्रॉस डी, ये सब स्केलर्स रहते हैं। ठीक है, ए डॉट बी इसका तो प्रोजेक्शन या उसमें काम आ सकता है बस ज्यादा से ज्यादा, बाकी वेक्टर इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल वाले भी याद रखने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी मैंने समझाया हुआ है तुम्हें। चलो खैर, ये हो गया बेसिक। तो मेरे ख्याल से बहुत चीजें हमने इसमें समझ ली है और बहुत सारे क्वेश्चन अब तुम सॉल्व कर सकते हो और बहुत अलग अलग टेक्निक से। एक और क्वेश्चन मैंने दिया था ऑनलाइन स्टूडेंट, सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो। Yes, yes. ओके ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1,1,1 एंड इंटरसेक्ट्स द लाइंस। अगर एक लाइन है वो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस लाइन से भी इंटरसेक्ट कर रही है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखो तो कितना आ रहा है, dr का 0 नहीं आ रहा है, तो ना तो परपेंडिकुलर है और क्या सेम प्रोपोर्शनल है, नहीं, तो अलग अलग कोई होगी। कोई सी भी दो लाइन हो सकती है, हमें पता नहीं अलग अलग प्लेन में। पर मुझे बताओ ये जो मैंने बनाया, ठीक है, इससे तुम अब क्या जज कर सकते हो एंड कैसे करोगे सॉल्व? तुमने करा किसी ने? जरा तुम बताओगे एक बार कैसे किया? अच्छा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, ठीक है। मैं इसी चीज को थोड़ा डिफरेंट वे में बोलता हूँ जो कि एनसीईआरटी ने कहा है और आरडी शर्मा ने। सुनना, क्वेश्चन बहुत इजी है, मेंस बोर्ड्स गुड सीईटी एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, कभी कभार बस थोड़े लेंदी हो जाते हैं। सुनना सब, ये -x+2 था ना, तो इसको माइनस नीचे ले जाना फिर थोड़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना यहाँ पे भी, और इधर भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है मतलब दिस टू लाइंस विल लाइन अ प्लेन। दो लाइंस अब इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वो एक प्लेन में ही होगी, पैरेलल भी हो सकते पर इंटरसेक्ट कर रही तो भी प्लेन में होगी। मतलब क्या ये दोनों लाइन कोप्लेनर होगी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट मींस दैट टू लाइंस आर कोप्लेनर। या इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रही है ना ये, जैसा कि तुमने बोला, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट लगाया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, 0। स्क्यू लाइंस के बीच का जो अपना डिस्टेंस था वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कोप्लेनर तो होगी होगी, और इंटरसेक्ट कर रही है मतलब वो डिस्टेंस हमने पढ़ा ही था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए भी क्या होगा? 0 होगा। तीनों को प्लेन जरूरी नहीं नहीं, वो अलग अलग प्लेन में भी वो अलग अलग ना, वो अपने वो स्क्यू लाइंस और वो सब देखना पड़ जाएगा फिर, वो आपस में क्या है हमें मतलब भी नहीं है उस चीज का। और एक पॉइंट तो गिवन ही है, बस जो चीज हमने पढ़ी वो दो बार लग रही है, अब दो बार डिटरमिनेंट, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्विंग है और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। और अगर अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? तो भाई एक बार ये इक्वेशंस लिख लिया था, x-1/2। इस लाइन की ये भी इक्वेशन मान ले कुछ, x-1 में a, y-1 में b, z-1 में c। एक पॉइंट गिवन है, abc मान लेते हैं dr। दूसरी लाइन x-1 में 2, y-2 में 3, z-3 में 4। दूसरी लाइन बताओ, -x+2, उसको x-2 में -1 लिख देते हैं, y-3 में 2 लिख देते हैं, और z -(-1) में 4 लिख देते हैं, क्योंकि वो z+1 है, x माइनस से करना है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हुआ? कुछ और थी क्या इक्वेशन कि ये थी? क्या थी? यही थी ना? पता नहीं, मैंने तो कॉपी पेस्ट ही करा ना अभी तो, और कुछ भी नहीं करा, मतलब ऐसे ही लिखवाया होगा। चलो, ये दो लाइन है और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है? ये हमारी लाइन को, इस लाइन को। ठीक है, तो ये हमारी मेन लाइन है और वो दोनों लाइन उससे कर रही है, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, लाइन 1।
ये हो जाती है अपनी लाइन 2, ये हो जाती है अपनी लाइन 3, ये है मेरी लाइन 1। ओके, तो L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब वो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस 0 होगा। क्या आता था? दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस। पता है ना फॉर्मूला? में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x2 माइनस x1। इसके पॉइंट तो लिख लो पहले, 1 2 3। इसके बताओ पॉइंट 2 3 माइनस 1, और इसके है ए बी। ओ सॉरी डी आर नहीं, वो तो बाद में लिखेंगे। वो 1 1 1। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। इसके डी आर 2 3 4, इसके डी आर ए बी सी। जरा बताओ सॉल्व करके कितना आता है? a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं? बोलो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम L1 L3 इंटरसेक्ट करेंगे। फिर से दोनों पॉइंट्स का बीच का डिफरेंस 1 1 1 और 2 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। ABC नीचे ही लिख लेते, कहीं भी लिख लो, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 0 ही है ना ये, तो कैसे भी ऊपर नीचे करो। और ये कितना है? -1 2 और 4। करेक्ट निकालना वैल्यू, इसको 3 बोल देते हैं, इससे कुछ मिलेगा वो 4 होगा। करो सॉल्व। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी से सॉल्व करो डिटरमिनेंट को। कितना बोला? बाप रे, इतने अलग अलग आंसर, बोलने में 3 आंसर आ गए। वापस बोलो, कोई भी बोलो, वापस बोलो। चलो और कोई बोलो। सिंपलीफाई कर दिया। मतलब एक अच्छा सा बोलो सिंपलीफाई करके पूरा। यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। अच्छा, मेरे पास अलग क्यों लिखा है? क्योंकि वो ना कल क्या हुआ, ये माइनस था नहीं एक्चुअली, वो गलत हो गया, वो x+2 करके ही देना था वो मुझे, और अगर वो x+2 होता तो वो फिर अलग आएगा। अब वो माइनस लग गया तो पूरे ही बदल गया फिर, क्योंकि dr भी बदल गया, वो पॉइंट बदल गया तो डिफरेंस बदल गया, सब बदल गया। तो अब मेरे पास आंसर नहीं है इसका, करेक्ट वन क्या रहेगा अपन साथ में मिल करते हैं। ये दो कंडीशन आ गई। अब शायद मैंने इसीलिए ऊपर इतना डिटेल में वो पूरी मेथड्स बताई है, तुम्हें जो पसंद तुम वो मेथड लगाओ। इन दोनों इक्वेशन की सॉल्विंग, या तो मेथड 1 जो मैं प्रेफर नहीं करता हूं, तुम प्रेफर कर सकते हो, मेथड 2 मैं कई बार ये मेथड लगाता हूं, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें पिछले साल भी कहा था कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल में तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगाने की आदत डालो, वो कभी कभार ज्यादा इजी होता है बजाय वो एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बट कोई बात नहीं, अब तो वैसे भी उस पर प्रैक्टिस कर नहीं सकते, जो करना है वो करना है उससे। तीसरी मेथड आईजेके वाली, ये और भी जबरदस्त है, पर ये आईजेके वाली ना कभी भी स्कूल में मत लगाना, वो टीचर समझ नहीं पाएगा कि ये दो इक्वेशन से ये कैसे बन गया। स्कूल में जब करो तो ये मेथड लगाना सॉल्विंग के लिए, समझ आ गया सबको? या मेथड 1, पर मेथड 1 में तुम खुद ही उलझ जाओगे, तो बेटर है मेथड 2 जो सब जगह एप्लीकेबल है वो लगा लेना, फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, बहुत टफ नहीं है शायद, ठीक है। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस में तो मेथड 3 वाला डायरेक्ट यूज करो, आईजेके वाला। मतलब सिर्फ 3 डिटरमिनेंट सॉल्व करने थे इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। हम लगाएंगे मेथड 3, मेथड 3
3 and 4 से अपन को एबीसी निकालना है। आई जे के 1 minus 2 1 एबीसी के कोएफिशिएंट, 6 minus 1 और 2 दूसरे एबीसी के कोएफिशिएंट। सॉल्व करोगे तो ये मेरा एबीसी आएगा। कितना आ रहा है सॉल्व करके? मेरे पास नहीं है इसका, तुम्हें ही बताना, जो बोलोगे वो सही मान लूंगा। सर a minus 3 है, b 4 और नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मुझे आईजे के में बोलो पहले डिटरमिनेंट। 3i minus 4j minus 11 3i minus 3 minus plus 3 4j plus plus 11 11 इतने सारे कैसे आ गए? रुको एक एक करके बोलो। 3 minus 3i minus 3i plus 4j plus 4j plus 11 plus 11 के। ओके, तो ये हो जाएगा -3, 4, 11। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटकोगे तो नहीं कभी जब भी एबीसी में 2 इक्वेशन बनती है पर 3 वेरिएबल है? नो सर। चलो वेरी गुड, ये आ गया है। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। इसको कहाँ रखोगे? Put in L1, we will get answer, we will get the equation। अरे याद आया मुझे, पिछले क्वेश्चन में तो तुमसे वेक्टर इक्वेशन पूछी थी, अपन ने तो एबीसी निकाल के रख दिया बस। तो उन एबीसी और ये पॉइंट गिवन है, बना लोगे ना, सॉल्व कर लोगे ना। पॉइंट है, पहले 3D फॉर्म लिख लेना, कार्टेशियन फॉर्म, फिर उसके वेक्टर फॉर्म में a प्लस लैम्बडा b करके लिख लेना। a पॉइंट होगा, b अपना dr हो जाएगा एबीसी। चलो ये रख देना 1 में, ये तो कहीं किसी भी फॉर्म में निकाल लो, कार्टेशियन या वेक्टर चलेगा। ये हो गया अपना पार्ट। अब मैंने तुम्हें एक चीज और दी थी जो तुमने बिल्कुल नहीं सोची होगी। 2 पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला था शायद हमने, ठीक है। प्रूफ उसका वैसे तो एनसीईआरटी में दिया है, वो याद ही रखना है, रटना है वो फॉर्मूला। तो डायरेक्ट स्कूल एग्जाम में पूछते हैं, स्कूल एग्जाम में, बट हमें खुद को सोचना है वो कैसे आया। तो सोचा है? चलो तो मुझे एक एक करके बताते जाना। जिसने भी सोचा है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। एक बाकी मैंने कैलकुलेशन के लिए स्पेस छुड़वाई थी, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो तो तुम कर लेना। मैंने एक क्वेश्चन और दिया था, इसमें जगह छुड़वाई थी, अब वो तुम कर लेना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अब अपन देखते हैं। क्यू लाइंस देख लिया, इंटरसेक्टिंग में तो 0 ही रहेगा, ठीक है। पर कोप्लेनर जब हम बोलते हैं तो इंटरसेक्ट और पैरेलल दोनों हो सकता है। इंटरसेक्शन में 0, पैरेलल में अब अपन देखते हैं। और मैंने शायद तुम्हें कहा भी था कि इसको अपन वेक्टर फॉर्म से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म से फटाफट एक फॉर्मूला बनेगा। मतलब अगर तुमसे कार्टेशियन फॉर्म में दे दे 2 पैरेलल लाइंस, तो तुम उसका वेक्टर फॉर्म में बदल सकते हो शायद। a1 प्लस लैम्बडा b, a2 प्लस म्यू b। लैम्बडा म्यू भी अलग हो सकते हैं ना पैरामीट्रिक पॉइंट, क्योंकि वो अलग अलग है तो पैरामीटर भी अलग होगा, तो उसको लैम्बडा म्यू कर दो बस, ज्यादा से ज्यादा। पर ये b तो सेम ही रहेगा ना, पैरेलल है तो सेम ही रहेगा, dr तो सेम रेशियो में ही रहेगा। पर म्यू टाइम्स कर दिया अपन ने उसको, सेम रेशियो में रहता है ना, तो ये हो गई। इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, मतलब ये। अब ये कभी भी यूनिक नहीं होती, ऐसे तो बहुत सारी रहेगी पैरेलल लाइंस, तो इसलिए अपन इसकी इक्वेशन नहीं पूछ सकता हूं मैं तुमसे, पर क्यू में वो यूनिक होती थी, मैंने ये बताया था। चलो तो बताओ राजवर्धन क्या करा? A1 को तो रिस्पेक्ट में चलो पीवी A1 हो गया, इसको पॉइंट A बोल देते हैं, और A2 मान, और पॉइंट B ले लेते हैं अपन, AB के बजाय PQ ले लेते हैं, P पॉइंट Q पॉइंट। ये मेरा A2 हो गया पोजीशन A2 वेक्टर, माइनस A1 वेक्टर बनाया, इसको ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद लैम्डा की जगह 1 रख दिया, तो वो वेक्टर मिल गया, मतलब उसके लाइन के R के वेक्टर के। तो फिर लैम्डा 1 रख दिया, में से कि एक वेक्टर की एक लाइन की इक्वेशन होगी, वन ऑफ द पॉइंट होगा वो। अगर लैम्डा को 1 रखोगे तो पॉइंट ना मिलेगा। हाँ मतलब लैम्डा 1 रखा, 2 रखा, फिर माइनस करके उसके अलोंग लाइन, उसका कैप लेके डॉट प्रोडक्ट किया, फिर वो वेक्टर ट्रायंगल मेथड से तीसरा लाइन का इक्वेशन। ओके 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 ओके, ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे ही कुछ किया होगा तो बता देना। मैं वो 1 2 3 लैम्डा तो वैसा तो नहीं रखना चाहता, बट ठीक है, देख लेंगे, वो भी सही होगा। ये वाला भी डिस्टेंस उतना ही होगा ना। ये एक ट्रायंगल बन रहा है शायद, वही जैसा तुमने भी कहा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। मेरे पास ये वेक्टर है a1 माइनस a2 वेक्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास परपेंडिकुलर का वेक्टर नहीं निकल पा रहा है ना, कोई गल नहीं, तुम
और लॉन्ग वाला तो निकाल सकते हो ना, प्रोजेक्शन, जिसका पता है डायरेक्शन उसके अबाउट ले लो। और ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो हमें आता ही है, या पाइथागोरस आता है, अगर 3 को पता है। ये भी तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना अपन, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये मैं निकालने वाला हूँ अभी, तो पाइथागोरस लगा के तीसरा निकल जाएगा। और जैसे तुमने बोला था वेक्टर के फॉर्म में कैसे, तो मैंने बताया था ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लेंगे। ठीक है, ये कितना होगा, ये पार्ट, ये पी पॉइंट है, इसको बोल देते हैं एक्स पॉइंट, तो पी एक्स निकाल सकते हो, पी एक्स लेंथ a2 minus a1 डॉट विद बी कैप, यही होगा ना। इसका इस पे प्रोजेक्शन px इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ, समझना वो थोड़ा छोटा हो रहा है दिखने में, तो समझ जाओगे तुम, प्रोजेक्शन ऑफ pq ऑन px, वही होगा अपना। ठीक है, px पे, ये तो तुमने करा भी होगा ना, इस टाइप का उल्टा देखोगे तो ऐसे ही तो आता है प्रोजेक्शन, ये वाला, ये प्रोजेक्शन ही तो है r cos थीटा जो जिसको अपन बोलते हैं, उसी से तो प्रूफ से आया था प्रोजेक्शन वाला भी। ये निकालना है, तो pq मतलब a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1, जो लेना ले लो, अपन a2 माइनस a1 ले लेते चलो, डॉट विद b कैप, ये मेरा px आएगा, बट दिस इज माय px। हाँ अब बता, a2 minus a1 का मॉड्यूलस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो px सर डायरेक्ट उससे कर लेंगे ना, वेक्टर ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर। तो इसका फिर अपन को टाइम्स ऑफ बी कैप और करना पड़ेगा। ठीक है चलो, 2-3 तरीके तुमने बोले हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट ध्यान से सुनना, फिर मैं एक और तरीका मैं भी बताऊंगा, सब करेक्ट है जो भी तुम बोल रहे हो। ये px आया, लेंथ वाइज मॉड ले लेते हैं, अब px आ गया है तो अपन qx ऐसे भी निकाल सकते हैं। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो x का मतलब जो b वेक्टर है वो दोनों पैरेलल वेक्टर से पैरेलल है ना। वापस बोलो बेटा। सर जो b वेक्टर है वो दोनों जो पैरेलल वेक्टर है उनसे पैरेलल वेक्टर है ना। पैरेलल, हाँ ये जो दोनों वेक्टर वही dr है ना वो तो उसका। हाँ ये सर, तो q x वेक्टर है वो तो उनके परपेंडिकुलर है, तो वो आपने b कैप क्यों लिख दिया। किसका कैप क्यों नहीं किया सर वो जो qx है वो प्रोजेक्शन है ना। देखो बेटा, अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, तुम बोलोगे तो मैं इसको उल्टा करके भी बना दूंगा, या तुम अपने स्क्रीन को, मोबाइल को उल्टा कर दो। ये मेरा p है, ये मेरा q है, ये मेरा x है, मुझे ये लेंथ हम निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसका डायरेक्शन है b वेक्टर, तो उसका b कैप ले लेंगे। pq का px पे प्रोजेक्शन, अब देखो अब दिखता है ये कि अभी भी नहीं दिख रहा है। हाँ ये सर अब दिख रहा है, समझ आ गया। इस पे प्रोजेक्शन, इस लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है, तो इस लाइन पे अगर मुझे प्रोजेक्शन लेना है इस चीज का, ये वाले खुरदुरे वाली चीजों पे प्रोजेक्शन लेना है, तो ये पॉइंट तो कॉमन ही है और इसके एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो ये आएगा ना, ये हो गया। दिस इज वन ऑफ द मेथड, और हम PQ निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 का मॉड इज नथिंग बट PQ, मेथड नंबर 1। बट अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्मूला दिया एनसीईआरटी ने वो ये नहीं दिया है, बनाएंगे उस फॉर्मूले पे, ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड जो तुमने बोला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हम ला सकते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, मेथड 2 करके दे देता हूं। बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने ये पहले समझ चुका है एक्चुअली, वेक्टर प्रोजेक्शन और वो सब देखा था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे भी तुम ट्राई करना, बस वो टाइम्स ऑफ बी कैप करके लिखना वेक्टर प्रोजेक्शन, और फिर ट्रायंगुलर लॉ लगा देना उस ट्रायंगल में PXQ में। एक और तरीका जो किताबों में फॉर्मूला दिया रहता है वो देखते हैं। हाँ मतलब वैसे ही कुछ हो गया है, जरा मुझे बताओ मुझे निकालना क्या है, मुझे QX निकालना है, अल्टीमेटली टारगेट सब QX पे ही है ना। तो व्हाट इज QX, व्हाट इज QX, व्हाट वी नो PQ। तो तुमने शायद एक चीज पढ़ी होगी, अगर मैं इसको थीटा बोलता हूं तो साइन थीटा कितना होगा, ये तरीके से एनसीईआरटी ने बोला है। नॉर्मल अपना, अरे पूरा मैकेनिक्स पढ़ा है यार, दूर वाला
साइन पास वाला कॉस लगा दो। प्रोजेक्शन भी तो कुछ ऐसे ही निकला था ना, वो कॉस से निकलता था। अब अपन साइन को ले लेते हैं, ये भी एक तरीका है। तो QX किसके बराबर हो गया? PQ साइन थीटा, ये हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आ रहा है? यस सर। PQ, अब PQ मतलब A2 माइनस A1 का मॉड। वहां कॉस के लिए अपन ने फिर प्रोजेक्शन बनाया था, यहाँ साइन में चल रहा है ना। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा अपने पास उससे भी निकाल सकते हो, या एक और भी तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर किन दो के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट? जिन दो के बीच का वो एंगल है। किन दो बीच का एंगल है? एक तो बी वेक्टर और एक A2 माइनस A1। समझ आ रहा है ना? और हमें याद होगा, एंगल निकालने के लिए तुम्हें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, मेन डायरेक्शन के ही मतलब होता है। तुम इतनी बड़ी लेंथ का भी वेक्टर ले लो, एंगल तो उतना ही बनेगा ना। ठीक है, तो अपन बी वेक्टर ही मान लेते हैं। तो साइन थीटा में लिख देता हूं, साइन थीटा में जो थीटा है वो एंगल बिटवीन A2 माइनस A1 वेक्टर नॉट PV एंड B वेक्टर है। तो हो गया A2 माइनस A1 क्रॉस विद B अपॉन A2 माइनस A1 का मॉड B का मॉड। ये कैसे लिखा समझ में आया? एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा ना, A2 माइनस A1 क्रॉस विद B वेक्टर होगा A2 माइनस A1 का मॉड B का मॉड इंटू साइन थीटा। ये ओवरऑल मॉड भी ले लेते हैं अपन, ताकि वो एन कैप गायब हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना आया? जैसे डॉट में होता था वैसे क्रॉस में चल रहा है, बेसिक क्रॉस में। ठीक है, और वेक्टर्स के बीच का लेते हैं। तो ये तो टाइम्स है, ये वो मत ले लेना डॉट प्रोडक्ट, ये स्केलर वैल्यू है। ठीक है, और तो ये दो भी गया, तो क्या बन गया? A2 माइनस A1 क्रॉस विद B वेक्टर अपॉन में mod of B vector. This is QX and this is my distance. क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता ही होगा। ये वेक्टर है, ये क्रॉस है। तुम्हें आप जिसको सिर्फ स्कूल एग्जाम पे फोकस करना है वो बस ये रट लेना, घोट लेना। पर इतने तरीके से क्यों बताया? मतलब अब कुछ विजुअलाइज हो रहा है, अब वेक्टर 3D फील हो रहा है। बहुत इजी है बेटा, अभी प्लेन में भी मजा आने वाला है बहुत। बस वेक्टर फील हो गया ना, लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म और वो बेसिक याद रख लो, डॉट प्रोडक्ट 0, बस इतना याद कर लो, सब घूम फिर के तुम वहीं पहुंचोगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से हमने देखा। मैं सिर्फ ये डायरेक्ट लिखा था तो तुम्हारे दिमाग में आते, फिर ऐसे भी तो थॉट्स थे, तो वो भी सब करेक्ट है। पर अब जो किताब में गिवन है वो आखिरी में मैंने बता दिया, एक ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है। मैंने यहाँ मॉड नहीं लिखा, मॉड लगा दो। क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है, IJK में आएगा उसका मॉड्यूलस अपॉन B वेक्टर का मॉड्यूलस। क्वेश्चन नहीं कराऊं तो चलेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो कि करवाऊं क्या क्वेश्चन? Yes. कर लोगे ना? यस सर। NCERT में दिया है, RD में भी सॉल्व एग्जांपल दिया है, प्लीज रेफर टू इट। इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों लिखा? क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन। अब अपन प्लेन पे आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसकी भी इक्वेशन तुम खुद बना दोगे, अलग अलग फॉर्मेट में इक्वेशन दी रहती है, और थोड़ा बहुत तो अपना स्ट्रेट लाइन जैसे ही चलेगा। याद है फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन के? कुछ पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ बस एक और आ जाएगा, ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इक्वेशन ax plus by plus cz plus d इस टाइप से चलेगा प्लेन में। फुट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, इमेज का फॉर्मूला, और जितने भी एप्लीकेशंस अपने इमेज कॉन्सेप्ट की देखी है कि रे ऑफ लाइट जा रहा है तो उसकी इमेज नीचे आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो पूरा स्ट्रेट लाइन प्लेन से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है,
तो तुम्हें क्या करना है, ऑनलाइन बच्चे सुन लो ध्यान से, एंड ऑफलाइन ऑल्सो, चलोगे मेरे साथ तो बहुत जबरदस्त अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ये हम पढ़ तो रहे हैं, पर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत 11th का भी जैसे रिवाइज करना है और थोड़ा फील करना है, क्योंकि प्लेन में 2 टाइप की चीजें आएगी, एक तो बेसिक एनसीईआरटी जो मैं शुरू करूंगा एनसीईआरटी आदि, और एक पूरा 11th का स्ट्रेट लाइन के टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो जो दूसरा वर्जन है वो मैं अभी के लिए तुम पे छोड़ता हूं, ताकि तुम 11th का स्ट्रेट लाइन अपने लेवल पे क्या करो, रिवाइज करो, सब कुछ रिवाइज करो। नोट्स होंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया है स्ट्रेट लाइन तुम्हें, तो बहुत डिटेल में, मतलब पता भी नहीं कितने लेक्चर पढ़ा है, 12-15 लेक्चर्स तो है ही सही। ठीक है, और हो सके तो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिवाइज कर लेना। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन के मैंने पूरे ब्रीफ, जितना भी तुम्हें पढ़ाया था उसके पूरे ब्रीफ बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में नोट्स भी लिखे हैं, तुम्हें पढ़ के ही समझ आ जाएंगे। इस बार के बच्चों के लिए बनवाए थे मैंने, जो अभी 11th में है, तो तुम मुझसे मांग भी सकते हो। इसके लेक्चर्स तुम्हें चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे मांग सकते हैं, पर अब शुरू कर दो, इसके साथ ही स्ट्रेट लाइन खत्म करो, साथ में ही, मतलब थोड़ा सा करने बैठोगे अभी तो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन साथ में रिवाइज। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? यस सर। अब अपन धीरे धीरे 11th पे आ ही रहे, बस अब कुछ बचा नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो पीएनसी के साथ चलेगा मैच, और प्लेन स्ट्रेट लाइन के साथ। एलपीपी तो हो ही गया है, बस खत्म सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। प्लेन स्ट्रेट लाइन का तो तुम कर लेना, अभी अपन इक्वेशन एंड ऑल धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत कुछ आएगा इसके अंदर भी। ट्राई करता हूं आज और थर्सडे तक मैं पूरी थ्योरी इसकी कवर अप कर दूं, क्योंकि थर्सडे को तुम्हारा यूटीबी है, थर्सडे एंड फ्राइडे, जिसमें वेक्टर 3D आ रहा है, जितना मुझे पता है। और फिजिक्स में भी सर ने शायद ऑलमोस्ट करवा दिया उसका सिलेबस का, बस केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक के कारण थोड़ा पीछे चल रहा है, पर तुम अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो, देना है। इस बात तो तबियत ठीक है ना? हाँ। और वेक्टर 3D बस यही 2 टॉपिक है उसमें, प्लेन भी आएगा, तो प्लेन देख लेते थ्योरी पहले तो हम इसकी। चलो, तो प्लेन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, वेक्टर आता है ना, वेक्टर कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे हम इसको भी, ताकि हम कुछ रटे नहीं। मान लो ये मेरा एक प्लेन है, ये एक प्लेन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। जब भी किसी भी चीज की इक्वेशन निकालते तो अपन x, y एक आर्बिट्री पॉइंट मानते थे। लाइन की इक्वेशन में x, y जो था, 3D में हमने देखा r वेक्टर, अगर वेक्टर के फॉर्म से जाना हो, पढ़ा था ना, या कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 z1 लिया, तो अभी हम वेक्टर फॉर्म से समझते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन में पहला, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, चलो तो चलो अभी तुम सोचो पहले, तुम कैसे निकालते अगर होता तो। एक आर्बिट्री पॉइंट लेते ही है, वही यहाँ पे भी तो x1 y1 z1 लिखो, x y z लिखोगे, मैंने r वेक्टर ले लिया, हम वेक्टर से फॉर्मूला बनाएंगे क्योंकि वो आसान होता है फील करना। चलो, क्या चीज मिनिमम देना जरूरी है? अगर मुझे कोई प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सोचो, थिंक करो। पूरे प्लेन में क्या कांस्टेंट? नहीं, मतलब एक प्लेन की यूनिक इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें क्या लगता है मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? जैसे स्ट्रेट लाइन 2D में पॉइंट और स्लोप तो फिक्स हो गया था, अभी 3D में पॉइंट और dr। अब प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें मिनिमम चाहिए वो बताओ। सर पॉइंट और नॉर्मल 3 पॉइंट्स, बिल्कुल सही। ये आगे जाके एक आने वाला है। अरे 3 पॉइंट्स कोप्लेनर पढ़ते थे ना, तो 3 पॉइंट्स अपन दे दे, अगर अपन को 3 पॉइंट्स दे दे तो यूनिक हो जाएगा ना प्लेन? बिल्कुल हो जाएगा। तो वो बहुत इजी फॉर्म है, वो तो आगे आएगा। और जैसे अभी ओमेंद्र ने शायद बोला, इस प्लेन पे dr तो इनफाइनाइट पॉसिबल है, अलग अलग डायरेक्शन के dr, वो यूनिक नहीं है। बट इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा उसका डायरेक्शन तो यूनिक होगा ना? बताओ, ऊपर हो या नीचे, वो तो प्लस माइनस अपन 2 लेते ही है ना, पर यूनिक होगा कि नहीं होगा? प्लेन पे हजारों इनफाइनाइट dr घूम रहे हैं ऐसे रेंगते हुए कीड़े की तरह, बट एक यूनिक है, वो क्या? जो उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं तुम्हें नॉर्मल का एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल का dr, प्लेन के नॉर्मल का
dr, ठीक है। ये तुम्हें गिवन दे दिया मैंने, ये क्या है, गिवन मान लो। और अब थोड़ा फील करो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या मेरा हाथ दिख रहा है? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, या नोटबुक तुम रख सकते हो, ठीक है। उससे परपेंडिकुलर ये dr गिवन है। सिर्फ ये परपेंडिकुलर की डायरेक्शन देने से क्या प्लेन नॉर्मल फिक्स हो जाता है? प्लेन फिक्स हो जाता है क्या? नहीं। ऐसे तो बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, पैरेलल प्लेन्स, जिनका नॉर्मल सेम ही रहेगा। मतलब एक पॉइंट अगर और फिक्स कर दिया इस प्लेन पे, ए वेक्टर, ये पीवी है, क्या ये? और इक्वेशन निकालने के लिए अपन को एक आर्बिट्री पॉइंट मतलब आर वेक्टर, ये x1 y1 z1 है, ये xyz है। बताओ कैसे लिखोगे इक्वेशन? हो गया। जहां कहीं भी बेटा 90 डिग्री आता है, क्रॉस नहीं डॉट, बोलो ही जोशी, डॉट प्रोडक्ट, जोर से बोलो। अच्छा वो जय माता दी पिछले साल के बच्चे तो ऐसे थे ना, उनको जब मैं बोलता था कुछ भी पूछो आता है तब भी जय माता दी बोलेंगे सर, जोर से बोलो के बाद तो वही बोलेंगे। तो अच्छा हुआ तुमने डॉट प्रोडक्ट बोला, सही है। हमें तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, अपन तो बस पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखो, अब पहले तो मुझे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते ना, बोलो ही डॉट प्रोडक्ट किसका लेते? दो वेक्टर्स का, कि पीवी का? वेक्टर्स का। तो ये भी वेक्टर ही है ना एक तरीके से, तो r माइनस ए करना पड़ेगा ना फिर। दो पीवी का डिफरेंस ही वेक्टर होता है, और इसका डॉट विथ एन वेक्टर क्या जीरो होगा? बिल्कुल होगा। दिस इज द इक्वेशन, खत्म। ये बेसिक भी अगर तुम खुद सोचने लग जाओगे ना तो बहुत इजी है भाई, समझो ये टॉपिक्स को, बहुत वैरायटीज मिल जाएगी तुम्हें, पर तुम्हें खुद को डिराइव करना है सब कुछ, खुद ही करो। इक्वेशन भी प्लेन की भी खुद ही सोचो, सब कुछ खुद ही सोचो, क्योंकि वेक्टर्स ही है सब कुछ, ये और कुछ नहीं। बड़ी वाली मक्खी वो वेट कर रही है कब विपुल सर का लेक्चर स्टार्ट होगा। स्मार्ट आर्बिट्री पॉइंट, जैसे लाइन 2D में होता था 2x + 3y बोलते थे तो xy, जैसे अपन ने 3D में भी r वेक्टर माना था, वही ये हो गया, ठीक है। या इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं r.n = a.n। आगे तो फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो और तुम्हें समझ में आएगा कैसे कैसे फॉर्म में बदल सकते हैं। ये हो गया, दिस इज द इक्वेशन। जरा 3D में भी देख, मतलब सॉरी काट, ये अपना वेक्टर फॉर्म था, कार्टेशियन फॉर्म। अब तुम्हें कुछ देखा देखा सा लगेगा, अब तुम्हें थोड़ा फील होगा कि हाँ अब कुछ आ रहा है जो शायद हमने 11वीं में पढ़ा था। कार्टेशियन फॉर्म अब दिखेगा तुम्हें। आर वेक्टर मतलब मान ले x, y, z आर्बिट्री पॉइंट, ए वेक्टर जो कि मेरा पीवी है, आर वेक्टर भी एक पीवी होता है पर वो आर्बिट्री पीवी है, कुछ भी हो सकता है उस प्लेन पे। x1 y1 z1 बोल दे, एक पॉइंट जनरली वही मानते हैं अपन। और n वेक्टर तो dr है बेसिकली नॉर्मल के, उसको मैं a, b, c बोल रहा हूं, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल के dr। कोई भी वेक्टर होता है वो dr ही तो होता है एक तरीके से, उस डायरेक्शन का अज्यूम कर ही सकते हैं ना अपन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ इतना जितना लिखा है मैंने? यस सर। चलो तो डिफरेंस करोगे, डॉट लोगे तो अल्टीमेटली क्या तुम्हारे सामने ऐसा कुछ आ रहा है। के साथ क्या बोल रहे हो बेटा? डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो डॉट प्रोडक्ट तो कोई भी उसके डायरेक्शन का हो जीरो ही रहेगा ना। कौन सा लैम्बडा, कहाँ लगाऊं लैम्बडा बताओ? एबीसी तो फिक्स होगा, एबीसी फिक्स, एबीसी डीआर है, लैम्बडा टाइम्स भी हो सकता है, तो बेटा इक्वल टू में जीरो है ना, लगाओ लैम्बडा। लैम्बडा कहाँ जाएगा? लैम्बडा कहाँ जाएगा? लैम्बडा उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा।
बस हो गया, खत्म। ये मेरी इक्वेशन है, दिस इज माय कार्टेशियन फॉर्म। x minus x1 times of a plus y minus y1 times of b plus z minus z1 times of c। मतलब अगर तुम्हें प्लेन की इक्वेशन चाहिए बेसिक फॉर्म जिससे कोई भी प्लेन का क्वेश्चन हो जाएगा, एक तो पॉइंट और दूसरा नॉर्मल के, और अभी तो और तुम्हें देखना, अभी तुम्हें कुछ दिखेगा, नॉर्मल के dr। इसी को थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड आ रहा है ना। अब तुम्हें देखा देखा सा कुछ लगेगा, सी जेड प्लस कुछ कांस्टेंट होगा माइनस ax1, वो तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, उसको एक अपन डी नहीं बोल सकते, एक नया कांस्टेंट। क्या अब तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है कि जब ये चैप्टर शुरू होता है तो सबको ऐसे ही लगता है बस एक पैरामीटर और बढ़ रहा होगा 3D वाला, पर वो लाइन में ऐसा नहीं होता था, वो प्लेन में होता था। ये जो डी है समझ में आ गया ना, क्या माना है अपन ने, अज्यूम कर लिया कांस्टेंट है वो, और वो कितना है माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1, ऐसा कुछ है, कोई भी कांस्टेंट। प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, बट हाँ प्लेन में एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट का कुछ सिग्निफिकेंस है, बिल्कुल है। क्या है ये एबीसी, क्या है ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट, जवाब दो, क्या है ये, दिस आर द नॉर्मल डीआर। मतलब जब कभी भी प्लेन दिखाई देगा तुम्हें, प्लेन की इक्वेशन, उड़ने वाला प्लेन है कि वो जब भी दिखाई दे, ठीक है ना, वहां तो नहीं चले गए ना। अपन वापस अपने प्लेन पे आते, ही अपना बनाया हुआ प्लेन है, अपन ने बनाया ना, देखो डिराइव भी करा सब कुछ, देखो ये तो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और कुछ नहीं है। देखो पूरा प्लेन फॉर्म हो रहा है, बन गया पूरा प्लेन हमारा, ठीक है, इक्वेशन निकल गई, डिराइव कर लिया, देखो बिना कोई ज्यादा एफर्ट लगाए। कभी भी बोलोगे तो नहीं, ये ही मेन है, ये जान है प्लेन की, क्या ये जान है, बस बाकी तो अब चलता रहेगा पूरा चैप्टर। अब बोरिंग का पार्ट है, अब कुछ मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है इस टॉपिक में, ये समझाने वाला होता है बस, ठीक है। एक बार प्लेन में बैठ जाओ, फर्स्ट टाइम जब बैठते हो तो कितना मतलब, बैठे होगे शायद कभी, या तुम्हें पता होगा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस एक अलग ही रहता है, और उसके बाद जब भी बैठो नहीं, फिर तो नॉर्मल ठीक है, क्या है, कोई इतना कोई मजा नहीं आया कोई प्लेन में बैठ के, ठीक है। मेरी जब लाइफ की फर्स्ट ट्रिप थी प्लेन में, जब मैंने ज्वाइन किया था ये, मतलब तो ट्रेनिंग हमारी दिल्ली में हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मम्मी पापा ने बोल ही दिया था कि जब तुम्हारा फर्स्ट जॉब जहाँ भी होगा तुम प्लेस्ड होगे, फ्लाइट बुक करेंगे। उसके पहले एक बार घुमा हूँ मैं, मतलब वो तो ऐसे ही, मतलब वो तो घूम लिया था बस ऐसे ही। तो वो फर्स्ट ट्रिप ही है जो मुझे याद भी है, पहले तो बहुत बचपन में था, तो तब बहुत क्रेज था फर्स्ट ट्रिप। और वो एक्चुअली इंदौर टू दिल्ली थी, जितनी देर में फील करूं उतनी देर में तो उनका अनाउंसमेंट आ गया कि वापस से हम वापस कर रहे हैं, मतलब वापस लैंड हो रहे हैं। मुझे लगा ये क्या था, मतलब बस, मतलब ठीक है, डिस्टेंस, बड़े बड़े डिस्टेंस कम टाइम में अपन कर लेते, बाकी कुछ नहीं लगा मुझे इतना, क्या पता क्यों इतना हाइप रहता है, ऐसा है, पर ठीक है। खैर उसके बाद फिर जब भी गया, फिर उसके बाद ठीक है, नॉर्मल है। और फिर भी ट्रेन ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, पता नहीं, नाइट का सफर है तो नाइट के सफर में आराम से सोते हुए जाओ, थोड़ा अलग फील रहता है। चलो खैर, ये हो गया अपना डीआर ऑफ नॉर्मल, ठीक है, याद रखना। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो याद हो गया, याद रख लोगे ना। और ये वाला फॉर्म भी, और ये वाला फॉर्म वेक्टर मेन था अपना, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे भी यूज हुआ। ये तो अब अपना पहला फॉर्म था, अब इसके और भी डिफरेंट फॉर्म्स भी होते हैं। फॉर्म 2, दूसरी टाइप की फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म तुम्हें याद है, वहां पे हमने एक पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म।
अगर याद हो स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बहुत भी याद आ रहा हो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अगर एनसीईआरटी आरडी में तो था, एनसीईआरटी में भी था, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस थे भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस थे उस पे बेस्ड। तो ठीक है, उसी तरीके से मेरे पास है ना 3D। ये प्लेन है और 3D में ही है, वो भी फिल करना है बस, ठीक है। अब तुम्हें मैं और क्या गिवन दूंगा, अब हम नॉर्मल फॉर्म देख रहे हैं प्लेन का। नॉर्मल फॉर्म, इस प्लेन का ओरिजिन, मतलब सब कुछ नॉर्मल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। अब मतलब ओरिजिन से क्या दे दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें दे दिया है, क्या नाम दो, डी दो पी दो, पी ले लेते हैं, पी, ये तुम्हें गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है। और क्या गिवन देंगे, एक पॉइंट देना ही पड़ेगा, वरना तो ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स कर दूं तो ऐसे तो बहुत सारे नहीं, पर P फिक्स है ना। हाँ, मतलब पूरा एक स्फीयर टाइप का वैसा बाहर की तरफ भी निकल सकता है वो, वैसा घूमते हुए हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे फील करो 2D में जैसा कि नॉर्मल होता है, हमेशा 90 बनाता है, वैसे तुम 3D में फील कर लोगे। तो एक डेटा और गिवन होना जरूरी है, तो अपन एक पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1। मतलब अब तुम्हें नॉर्मल के दिया नहीं दिए, नॉर्मल का या उस प्लेन का ओरिजिन से क्या दे दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, एक डेटा को हटा के। x1 y1 z1 या अपना a वेक्टर मान लेते हैं, और r वेक्टर मतलब x1 y1 z1। अपन अभी वेक्टर के फॉर्म में ही देखेंगे, r और a, ये मेरा pv हो गया। कैसे अब इंट्रोड्यूस करोगे, क्या करोगे, एक मतलब अब यूनिक होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ, क्या अब यूनिक होगा, बोलो जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या अब यूनिक होगा? यस। ठीक है, हाँ बोलो कैसे करोगे, जल्दी बोलो। सर हाँ बोलो। सर हमें कोई भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो उसमें नॉर्मल चाहिए, और क्या चाहिए सर? कितने पॉइंट्स चाहिए, एक या दो? एक पॉइंट नॉर्मल दे दे और एक पॉइंट काफी है। तुम प्रैक्टिकली सोचो, एक कोई लाइन है, उससे परपेंडिकुलर एक प्लेन है, लाइन मतलब वो नॉर्मल हो गया है, उससे परपेंडिकुलर वाले प्लेन्स तो इनफाइनाइट होंगे, पैरेलल प्लेन्स। अगर मुझे प्लेन को भी यूनिक करना है तो बस एक पॉइंट और दे दो कोई सा भी, तो फिक्स हो जाएगा ना प्लेन। यस सर। बस, तो इसमें तो अपन ऊपर वाला फॉर्म पढ़ा, dr ऑफ नॉर्मल एंड अ पॉइंट, ये रहा ओके। पॉइंट गिवन था, ठीक है, ये दिए ना 2 पॉइंट्स गिवन है। हाँ बोलो। सर वो खुद को ABC मानेंगे, फिर इसका DR भी ABC हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी c स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, और वो ABC लाइन की प्लेन की इक्वेशन को साइंटिफाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन, अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, चलो मैं बताता हूँ। ये थोड़ा ना ज्यादा दूर हो गया है, ये मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, इसको इधर रख देते हैं, ठीक है, रख सकते हैं ना, प्लेन में ही है कहीं पे, और ये उससे परपेंडिकुलर है, इसको ज्वाइन कर दे, ज्वाइन। ये फुट है, इसको n से डिनोट कर दे, कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट को। ये pv है, इसे इसको कुछ बोल दे, a कैपिटल A बोल देते हैं, ठीक है, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तुम क्यों भूल जाते हो कि जब भी परपेंडिकुलर दिखे तो प्रोजेक्शन
ये हर साल का ऐसे ही रहता है, पूरा पढ़ा दो आखिरी तक भी मैं एक ही चीज पे चिल्लाऊंगा, प्रोजेक्शन। दिमाग में बैठा लो, क्या बैठा लो? नहीं, तुमने तो डॉट प्रोडक्ट 0 बिठाया है। एक और चीज तुम ही बिठा दो, क्या? प्रोजेक्शन। ठीक है, ओवरलोड तो अच्छा, ओवरलोड तो नहीं हो जाएगा? थोड़ा बाकी का जो फालतू का काम है वो बाहर निकाल देना, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फ्लाइट में, प्लेन में, कि जो एक्स्ट्रा सामान है उसको बाहर निकाल दो, बस वैसे ओवरलोड हो जाएगा। नहीं, वो अपने ब्रेन में ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ रैंड लेके किसी और का दिमाग ले ले, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है अभी। चलो, तो ये ज्वाइन कर दिया। तो मुझे बताओ, क्या ओ ए वेक्टर नहीं है मेरे पास? है ना सर? ओ ए वेक्टर ही तो ए वेक्टर है। यस सर। क्या है ये? ओ एन इज इक्वल टू पी। ओ ए वेक्टर का ओ एन वेक्टर पे प्रोजेक्शन। पर सर ओ एन वेक्टर तो मेरे पास है ही नहीं, अब क्या करें? तो एन पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए फिर डिस्टेंस के थ्रू पेजिंग है सर, तो 0 तो फैक्टर निकाल सकते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। अगर हमें करना है अभी, तो अगर अपन देखें तो क्या अपन ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं यहाँ पे? ए एन ओ एन प्लस एन ए ओ ए वेक्टर होगा। ओ ए वेक्टर मेरे पास है, तो एन ए वेक्टर होगा अपने पास। वहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम शायद होगा ना, निकल पाएगा? ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। ओके, एक चीज इसमें अटकेगी। तुम ऐसा करो, और मैंने वो चीज में थोड़ी सी गड़बड़ करी भी थी। नॉर्मल फॉर्म में बेसिकली सब डेटा तो नॉर्मल का गिवन होता है ना, वो पॉइंट तुम्हें पता ही नहीं है कोई सा भी। तुम्हें नॉर्मल का टीआर पता है, नॉर्मल का टीआर पता है। वो कर तो सकते हैं वैसे, बट अभी उसमें दूसरी चीजें बतानी पड़ जाएगी, ये फॉर्म पहले पढ़ाना पड़ जाएगा। वो टाइप के भी देख लेंगे। नॉर्मल का डीआर तुम्हें गिवन है और डिस्टेंस भी पता है। मतलब नॉर्मल फॉर्म का मतलब ही होता है कि प्लेन की चीजें ना देते हुए सब कुछ चीजें किसके गिवन है? नॉर्मल की गिवन है। तो नॉर्मल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है और नॉर्मल का डीआर भी गिवन है। इन दो डेटा से अपन निकाल सकते हैं। तो बताओ, अब तो हो जाएगा ना? अब तो हो ही जाएगा। क्या करोगे अब? और ये ए कौन सा मानोगे फिर? ये ए मेरा आर्बिट्री पॉइंट हो जाएगा। हाँ, मतलब वो तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना। तो ए को मान लेते हैं आर वेक्टर, डेट इज x1 y1 z1, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट। तो ये अपना हो गया। अब तो शायद कर ही लोगे तुम। ओ ए मतलब कितना हो गया? ओ ए वेक्टर इज बेसिकली आर वेक्टर। तो आर डॉट ओ एन का कैप, और डी आर गिवन है तो उसको एबीसी बोल देते हैं अपन। नॉर्मल के डी आर गिवन है, ठीक है, और वो ओरिजिन से पास हो रहा है। आर डॉट ओ एन कैप इज नथिंग बट पी। तो आर वेक्टर डॉट ओ एन कैप क्या हो जाएगा? उसको एन, इसको एन वेक्टर लिख लेते हैं। एक मिनट, एन कैप का मॉड इज इक्वल टू पी आर डॉट एन कैप। तो मतलब आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस पी। बस ये मेरी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। और ये प्लेन का कौन सा फॉर्म है? नॉर्मल फॉर्म। बस हो गया ना। अब एन वेक्टर को अपन क्या लिख, एन कैप को क्या लिख सकते हैं? एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर करके, और प्लस माइनस पी ये दो। अच्छा, ये तो बोल रहा है कि दो प्लेन होने चाहिए, तो क्या ऐसे दो प्लेन होंगे क्या? बिल्कुल दो प्लेन होंगे, बिल्कुल सही। तो मैं नॉर्मल के डीआर गिवन है ना, तो नॉर्मल के डायरेक्शन तुम ये वाला अभी इस तरफ ले रहे हो, क्या सेम अपना प्लेन पीछे नहीं बन सकता जो कि पी की दूरी पर रहेगा फिर से? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे दो प्लेन मिलेंगे मुझे हर बार, और फिर तुम्हें डायरेक्शन दे तो बात अलग है, अपन फिर डिसाइड कर लेंगे, पर जनरली तो दो प्लेन ही आएंगे नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है।
और नॉर्मल फॉर्म जो अपन ने देखा उसमें क्या क्या गिवन होगा, गिवन क्वांटिटीज क्या क्या होगी। नंबर 1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये दे दे, और दूसरा नॉर्मल के टीआर, तो हम ये लगा सकते हैं। और इतनी इंफॉर्मेशन से हमेशा ही दो आएंगे प्लेन, एक आगे एक पीछे की तरफ, उसी डायरेक्शन में अपन बोल सकते हैं सेम डीआर के अकॉर्डिंगली। यूनिक पर फिर भी अपन एक तरीके से यूनिक तो बोल ही सकते हैं ना, और कोई बाकियों से तो हट गए ना, बस दो में से ही कोई होगा, ये हो जाएगा। और इसी का अगर तुम्हें अब लिखना है कौन सा, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, आर वेक्टर को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, एन कैप तो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का, एल एम एन, एल एम एन, एल एम एन ही होंगे ना, याद दिलाओ क्या वापस, ये वही है, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह वही है। एल एम एन मतलब नॉर्मल के डीआर का यूनिट वेक्टर, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं एल क्या है अपना, यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकालते हैं ना, सेम, और P तो वैसे ही रहेगा। और अब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कितना आ जाएगा ये अपना, Lx plus my plus nz is equal to P, और L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होना चाहिए, 1। ये पूरा कार्टेशियन फॉर्म हो गया। कम यूज होता है ये, बहुत रेयर यूज होगा, बट फिर भी अगर कभी हो तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने एल इज डॉट एन कैप, अब ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन मतलब जो एन कैप है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर अपन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मॉड्यूलस उसका, इंडिविजुअल आई जे के को अलग अलग देखोगे तो वही बनेगा ना, ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस, सी अपॉन दिस, उसको मैंने यस एलिमेंट सर, बोला। ये आवाज किसकी, आ ये रहा कौन बोल रहा था, हाँ आ रहा हाँ हाँ, चलो ठीक है, ये हो गया अपना कार्टेशियन फॉर्म। सभी बच्चों को समझ में आ गया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो, अरे क्लियर Yes. है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो Yes, ठीक है, sir. ये हो गया। अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक और आखिरी फॉर्म जो कि उसने बोला था साहिल ने, फॉर्म 3, ये तीनों बेसिक फॉर्म है, बाकी तो अपन अब और बना सकते हैं, और आगे जितने भी फॉर्म्स आएंगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो सब इस फॉर्म 3 पे डिपेंडेंट रहेंगे। अब फॉर्म 3 क्या है, सबसे बेसिक, सबसे बेसिक, ठीक है, 3 पॉइंट्स, और एक आर्बिट्री पॉइंट, इसको ए पीवी बोल देता हूं, ए बी वेक्टर सी वेक्टर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी, ये पॉइंट सी, हो गया, ये सब पीवी है, ये हो गया। 3 पॉइंट से एक प्लेन पास होते हैं ना, यूनिक प्लेन रहेगा, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स याद रखना, तीनों अगर ये मैं कोलिनियर ही दे दूं तो बहुत सारे प्लेन हो जाएंगे फिर, तो ये 3 नॉन कोलिनियर प्लेन, मतलब इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इसमें क्या क्या डेटा गिवन होगा, पासिंग थ्रू 3 नॉन
कोलिनियर पॉइंट्स। पहला वाला था पॉइंट और नॉर्मल की डीआर, दूसरा था नॉर्मल का डीआर और नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस। ये दो गिवन था। इसमें भी ये गिवन लिखा था कि नहीं मैंने? ये रहा गिवन। एंटिटीज बोलते हैं ना, गिवन एंटिटीज जो भी बोलते हैं। ये हो गया गिवन चीजें, इधर गिवन चीजें ये हो गई। इधर आते हैं अब। चलो, तो कैसे कर सकते हो? बहुत इजी है। सबसे पहले मैं तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, बहुत आसान है। कोप्लेनर की कंडीशन, मतलब अब आगे के जितने भी टाइप्स होंगे कोप्लेनर कंडीशंस। ठीक है, क्या होती है कोप्लेनर की कंडीशन? तीन वेक्टर का बॉक्स, याद है ना? डिटर्मिनेंट 0 बॉक्स 0, पर वो तीन वेक्टर होते थे, तीन पीवी होते थे क्या? नहीं। तो तीन अपने पास है क्या यहाँ पे वेक्टर्स? बिल्कुल है। r माइनस ए, b माइनस सी और c माइनस ए। एक r तो लेना ही जरूर, वो r से ही तो एक्स वाई जेड ओरिजिनेट होगा। बस ये मेरा इक्वेशन, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। और इसी का अपना वो क्या हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म हो गया कार्टेशियन फॉर्म। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x3, y2 माइनस y3, z2 माइनस z3, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। सर अगर मैं x2 माइनस x1 वाला ले लूं तो वो भी चलेगा। अरे कोई भी तीन वेक्टर्स बना लो इनसे। एक मैंने कौन से लिए? मैंने एक ये लिया और BC ले लिया और CA ले लिया। तुम ये भी ले सकते थे, AB भी ले सकते थे। मतलब इसके बजाय अपन क्या ले सकते हो? कोई एक ये भी ले सकते हो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। हम नेक्स्ट क्लास में अपन और भी फॉर्म्स पढ़ेंगे, पर अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए। इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है? मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पॉइंट और दो उस प्लेन पे dr। अरे ये dr ही तो है, दो पॉइंट का डिफरेंस। मतलब अगर तुम्हें प्लेन की इक्वेशन के लिए तुम्हें एक पॉइंट दे दे और उस प्लेन पे ऐसे रेंगने वाले दो dr दे दे, तब भी इक्वेशन बन सकती है ना? या दो पॉइंट्स और दे दे एक पॉइंट के अलावा, तीन पॉइंट्स टोटल, तो डिफरेंस करके कर लो। ये x y और z से पूरी इक्वेशन आ जाएगी ax प्लस by प्लस cz टाइप की। बाकी सब नोन है। फिर से डिटर्मिनेंट की कॉन्सेप्ट लगी है इसमें भी, और ये ऊपर भी वही लिखा हुआ है। समझ में आया? और इसको कैसे एक्सपांड करोगे फिर? ऊपर वाला r माइनस ए डॉट बी माइनस सी क्रॉस c माइनस ए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, इसको एक्सपांड करके बताओ ना, कुछ और बन रहा है क्या? ये एक्सपांड करके इसको ओपन करके बताओ। ओपन करो ना उसको, डॉट विद वो क्रॉस करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो जरा, बताओ क्या बन रहा है। मैं यहाँ पे जब तक वो पॉइंट लिखता हूँ। ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। बन रहा है क्या कुछ? मुझे जहां तक याद आ रहा है, देखो तो वो ये आता है क्या? मुझे आधा अधूरा याद आ रहा था, पर मैं ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि सिमेट्री।
मैंने शायद तुम्हें पहले भी बोला सिमेट्री लॉजिक बहुत लगते हैं। अब सिमेट्री में देखा जाए तो एक बनता है एबीसी, एक बनता है आरएबी आरबीसी। अब जो आरएबी के साथ होगा वही आरबीसी के साथ भी हो सकता है और वही आरसीए के साथ भी हो सकता है, तो उनको साथ में रख लिए। और एक एबीसी का बॉक्स अलग है ना, वो उसको अलग रख लिया। देखो ऐसे ही कुछ बन रहा है क्या? आरबीसी से रेड ब्लड सेल तो याद नहीं आया। आरएबी प्लस आरबीसी प्लस आरसीए इस टाइप से। और ये सब क्या है? एबीसी, यहाँ पे पीवी है और आर अपना आर्बिट्री पीवी, आर्बिट्री पॉइंट जो एक्स वाई जेड होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? तो ये भी एक अपना तरीका है वेक्टर इक्वेशन, पर पता होना चाहिए जो यहां से आई है, एक्सपांड करके बॉक्स को ओपन करके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ये वैसे ही हो गया, याद है अपन ने वो पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, या हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए भी होता है। पर वो 3 क्रॉस हम कभी यूज नहीं करेंगे, बस पता होना चाहिए। वहां पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए में तीनों पोजीशन वेक्टर होते हैं और ए बी क्रॉस बी सी में वो वेक्टर होता है जिसको एक्सपांड करते हैं सबट्रैक्शन लिख के एंड ऑल। बेटा जो मैंने पढ़ाया मैं वो बता रहा हूं, मेरा पढ़ाया हुआ याद है। वो भी आपने पढ़ाया? हां मैंने सब पढ़ाया। वेक्टर ओपन करो बेटा, तीसरा लेक्चर था शायद वेक्टर का, तब तो तुम थे, पर रिवाइज नहीं करा। कोई बात नहीं, करोगे कभी रिवाइज, कभी दिन आएगा वो। ओके चलो तो अपन यही वाइंड अप करते हैं। बेसिक प्लेन मैंने आज तुम्हारा कंप्लीट कर दिया है। आई होप चीजें तुम समझे होगे और आप क्वेश्चंस कंप्लीट करना शुरू करो जितने भी मैंने तुम्हें कहे हैं। और जो आईआईटी के मैंने क्वेश्चंस बैंक भेज दिया है ना वेक्टर का, उसको कंप्लीट करो जल्द से जल्द, हम रखेंगे डिस्कशन उनका भी। इसी के साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू सर।